उराल में असली वेधशालाएं बनाने के लिए क्या चाहिए? ना कि कोई मॉडल, ना ही सजावट, बल्कि एक असली टेलीस्कोप जिसमें पर्यटक शनि के छल्ले और एंड्रोमेडा निहारिका देख सकें। अर्त्यमा रुसलान ने खुद इसका जवाब ढूंढने का फैसला किया। वे हवाई जहाज में बैठे और नोवोसिबिर्स्क गए, जहां रूस का एकमात्र ऐसा कारखाना है जो विज्ञान के लिए पेशेवर टेलीस्कोप बनाता है। ये है एस्ट्रोसिब। और देखिए इसका क्या नतीजा निकला। सच कहूँ तो मैं आपकी प्रयोगशाला और आपकी खोजों से बहुत सुखद रूप से हैरान हूँ। सब कुछ बहुत दिलचस्प है। मैं तो आपके साथ एक हफ्ता रहना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि यह सब कैसे बनता है। ये अद्भुत तरीके से दिखाता है। हाँ, वीडियो थोड़ा बहुत विकृत कर देता है। टेलीस्कोप देखने से पहले हमने जाना कि इन्हें बनाता कौन है। एस्ट्रोसिप के निदेशक की कहानी न तो किसी संस्थान में शुरू हुई, न ही किसी कॉरपोरेशन में। ये कहानी बचपन में शुरू हुई थी, जब उनके पिता उन्हें खगोल विज्ञान क्लब में ले गए थे। वहीं से यह सब मेरे अंदर विकसित हुआ और लगभग बचपन से ही मैं टेलीस्कोप बना रहा हूँ, यानी कहीं चौथी या पाँचवीं कक्षा से। तो पूरी ज़िंदगी यही करता आ रहा हूँ। मैंने बचपन में ही पत्रिकाओं में भी लेख प्रकाशित किए थे और उस समय यह कह सकते हैं बहुत बड़ी बात थी। अब तो पत्रिका में प्रकाशित होना आसान है। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी और ब्रह्मांड नाम की एक पत्रिका थी। मेरी तस्वीरें भी वहाँ प्रकाशित की जाती थीं। उस समय यह बहुत मुश्किल था। एस्ट्रोफोटोग्राफी बहुत जटिल थी एक तकनीक के रूप में। अब वैसा नहीं है जैसा तब था। उस समय टेलीस्कोप के पास ठंड में घंटों एक ही मुद्रा में बैठना पड़ता था और लगातार निगरानी करनी होती थी। वहाँ एक खास उपकरण होता था, अतिरिक्त टेलीस्कोप, जिसे जीआईटी कहते हैं, और लगातार ये देखना पड़ता था कि तारा हिले नहीं और हमेशा क्रॉस हेयर के केंद्र में रहे। पहले शौकिया लोग ऐसे ही करते थे। वे एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे, वहाँ एक डेढ़ घंटे तक बिना हिले डुले और लगातार कुछ ना कुछ सुधारते रहते थे। आपकी एक्सपोजर एक डेढ़ घंटे तक चलती थी। अब ये नई आधुनिक प्रणालियाँ हैं, उनमें अधिकतम 5 मिनट तक ही एक्सपोजर देना पड़ता है। ये तो वाकई कमाल की बात है। तो इसका मतलब है कि आपने कम उम्र में ही खुद को उस दिशा में नहीं पाया और फिर उसी में आगे बढ़ना शुरू किया है ना? ऐसा हो सकता है। हाँ। यह युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी कभी कभी जब युवाओं से बात करता हूँ तो पूछता हूँ, तुम जीवन में क्या चाहते हो? और लगभग कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि वे क्या करना चाहते हैं। ये तो फिर भी अच्छा है। अगर 20 से 25 साल की उम्र में भी तुम अपना बुलावा या रास्ता ढूंढ लेते हो तो। कुछ लोग तो 40 साल तक भी तलाश ही करते रहते हैं। देखो, रुस्लान, हाँ, वह एक आर्किटेक्ट है, एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट। मैंने भी उसे यही कहा कि वह एक असामान्य आर्किटेक्ट है। लेकिन अब वह निर्देशक बनने की ओर देख रहा है, फिल्में बनाना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है। वैसे हाँ, उसमें यह प्रतिभा भी उभर कर आई है। लेकिन बहुविषयकता भी बहुत अच्छी होती है। यही तो है, जब कई अलग अलग विषयों का मेल होता है तो कुछ रोचक चीज़ें जन्म ले सकती हैं। इसलिए यह हमेशा बुरा नहीं होता। 7 लोग, यही वह संख्या है जितने कर्मचारी एस्ट्रोसिब में काम करते हैं। और यही टीम ऐसे टेलीस्कोप बनाती है जो दुनिया की प्रमुख वेधशालाओं के 6 मीटर वाले पेशेवर उपकरणों के साथ खड़े होते हैं। ये कैसे संभव है, खुद निदेशक बताते हैं। यहाँ हमने और भी कुछ लागू किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। वह ये 2 फोकस वाला टेलीस्कोप बन जाता है। बिल्कुल, हमारे ग्राहक यही चाहते हैं। ये टेलीस्कोप लंबे फोकस वाले से छोटे फोकस और अधिक प्रकाश शक्ति वाले में बदल सकता है, बस इस यूनिट को बदल कर। यहाँ पर बहुत ही उन्नत और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डायरेक्ट ड्राइव कहते हैं। यानी यहाँ ना तो कोई गियर है, ना ही कोई बेल्ट ट्रांसमिशन, कुछ भी नहीं, सब कुछ सीधे जुड़ा है। यहाँ मोटर है और उसी पर टेलीस्कोप की धुरी लगी हुई है, सीधे मोटर पर। आधुनिक कंप्यूटर, अति संवेदनशील सेंसर और मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की बनावट की वजह से ये संभव है। आजकल ऐसी ही तकनीकें हैं और ये बिना आवाज़ के चलता है, या कहें लगभग बिना आवाज़ के, और बहुत सटीक भी है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत टिकाऊ है, क्योंकि इसमें ख़राब होने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसा कि रुस्लान ने कहा, मुझे नहीं पता था कि हमारे साइबेरिया में भी एक एलन मस्क है, ऐसा व्यक्ति जो खगोल शास्त्र और टेलीस्कोप के क्षेत्र में है।
हमने ये ढक्कन लगभग 15 साल पहले बनाना शुरू किया था, शायद उससे भी पहले, ऐसे ही स्वचालित ढक्कन। फिर हमने देखा तब तक किसी के पास ये नहीं थे, लेकिन बाद में देखा कि ऐसे ही ढक्कन औरों के पास भी आ गए, यूरोपीय और अमेरिकी टेलीस्कोपों में भी, यानी हमने उनसे भी आगे बढ़कर ये किया था। यहाँ दो संभावनाएं हैं, या तो उन्होंने देखा, या फिर ये सब विचार हवा में तैर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जैसा कि कहते हैं, अगर किसी के मन में कोई विचार आया है तो दुनिया में कहीं और भी किसी के मन में वही विचार आया होगा। लेकिन ये सब बहुत अद्भुत लगता है। बिल्कुल, ये चित्र आपका बनाया हुआ है। और ये हमारे टेलीस्कोप से ठीक वैसे ही है। आपके टेलीस्कोप से भी ऐसे चित्र मिल सकते हैं। यही वह जगह है। यहाँ दक्षिण मुंबई के कोलोबा इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी वेधशाला स्थित है। फिर बातचीत मुख्य विषय पर आ गई। आर्टेम ने निदेशक से कहा कि वे असल में यहाँ क्यों आए हैं, और शायद ये पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया। यहाँ पर हमारे पास 3.20 है विक्टर। हाँ, ये प्रोजेक्ट के लिए सामान्य है। मेरे पास एक सवाल है। हमारे यहाँ, सही तरीके से कहें तो, मिट्टी शायद स्थिर नहीं है। असल में यह एक असमान खदान है, और पहली नज़र में लगता है जैसा कि लोग कहते हैं। हालांकि हम वहाँ कई बार घूम चुके हैं, इस इलाके में कई बार गए हैं, सब कुछ ज़मीन के बहुत करीब है। आधी शीट बिछाने की सुबह तक हमारे पास स्क्रू पाइल्स पर नींव तैयार हो जाएगी। और फिर मैंने एक वीडियो में सुना कि आपको इन कंपनों से बचना चाहिए। तो हमारे मामले में क्या होगा अगर कोई निर्णय आपको प्रभावित करेगा, या शायद आप अपना निर्णय लेंगे? बेशक आप ऐसा कर पाएंगे, भले ही मिट्टी ढीली हो। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर हम इस तरह की मोनोलिथिक स्लैब डालते हैं तो इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक कि अगर इसके नीचे की मिट्टी कुछ खास अच्छी नहीं है तो भी ये स्लैब अपने आप स्थिर रहेगी और उसमें कंपन नहीं होगा। देखें ज़रा। मुझे लगता है कि हम बस सही समय पर, सही जगह पर, सही प्रोजेक्ट के साथ पहुँच गए हैं। यही बात है, क्योंकि अभी के समय में यहाँ तक कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ आंतरिक पर्यटन विकसित हो रहा है। हाल ही में हमारे यहाँ वैज्ञानिक लोकप्रिय पर्यटन, गॉस्टी और आयात प्रतिस्थापन जैसी चीज़ें आई हैं, और इसी सब के चलते ऐसे प्रोजेक्ट्स आजकल चर्चा में आ गए हैं। तो यूँ कहें, इस पर फोरमों में इनके बारे में चर्चा होती है, खासकर मैनुअल और लोकप्रिय पर्यटन के बारे में। और इसी दौरान हम अपने प्रोजेक्ट के साथ आए, और सबने इसे इतनी आसानी से अपनाया और इस प्रोजेक्ट में हमारा समर्थन किया। पूरी रूस से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मैं खुद कई बार वहाँ गया हूँ। गाड़ियाँ आती हैं, मतलब 5 गाड़ियाँ आएंगी, 5 जाएंगी और फिर आएंगी, और ऐसा हर दिन होता है। और नंबर प्लेट देखकर हम लोगों से बात करते हैं। कोई नोवोसिबिर्स्क से आया है, केमेरोवो से। सबसे लंबा सफ़र सेंट पीटर्सबर्ग से था। और मॉस्को से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और कहीं मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि इसकी कोई आंकड़े भी हैं। हर साल लगभग 10,000 पर्यटक ओरल्स के मार्स पर आते हैं। हाँ, वहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वहाँ फिल्में भी शूट होती हैं। कुछ लोग आते हैं, क्लिप्स शूट करते हैं और गाने भी रिकॉर्ड करते हैं इस सब के बैकग्राउंड में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्रभावशाली और भव्य दिखता है। जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे ये गुंबद बहुत छोटे छोटे लगे थे, क्योंकि कैमरा असली आकार को नहीं दिखा पाता। और हमारे पास स्वतंत्र पावर सप्लाई है। ये कई बार खुल और बंद हो सकता है बिना किसी बाहरी स्रोत के, और ये सोलर बैटरी पर भी चल सकता है। यानी अगर बाहरी बिजली बिल्कुल भी ना हो तो सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। यहाँ इन्वर्टर है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य और असली मकसद यही है। यह सोलर इन्वर्टर जो सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को बैटरियों को चार्ज करने के लिए सही रूप में बदलता है। वैसे मैं जानना चाहता था कि आपकी इस कंपनी में अभी कुल कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ कुल 7 लोग हैं। सिर्फ 7 लोग इतनी अद्भुत चीज़ें बना रहे हैं। ये वही सिद्धांत है, जब छोटी टीम बड़ी फूली फाली टीम की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। एक सवाल है, जैसे ही हमारा समझौता होता है, यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर वगैरह हो जाते हैं, तो गुंबद बनने में कितना समय लगेगा, और उदाहरण के लिए टेलीस्कोप बनने में कितना समय लगेगा? हम आमतौर पर मानक समय सीमा के तौर पर 6 महीने का समय प्रस्तावित करते हैं। कभी कभी हम इस बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। अगर ज़्यादा या कम समय चाहिए तो यह सब कुछ चर्चा के लिए खुला है, और बेशक ये हमारी मौजूदा क्षमताओं पर भी निर्भर करता है। व्यस्तता पर भी। मैं समझ गया हूँ कि आप लोग बहुत खुले हैं और मेहमानों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अगर हम काम शुरू करते हैं, जब आप बनाएंगे तो क्या हम हर 2 हफ्ते में एक बार आकर निर्माण प्रक्रिया को फिल्मा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि शायद कुछ चीज़ें दिखाना संभव नहीं होगा। आखिरकार ये आपकी तकनीकें हैं, कुछ इंजीनियरिंग समाधान हैं, लेकिन कुल मिलाकर आना वो वीडियो कंटेंट बनाना। हाँ बिल्कुल, ये तो और भी दिलचस्प होगा। हाँ, लेकिन हमें यह सब आपस में समन्वयित करना होगा ताकि कुछ दिलचस्प दिखाया जा सके। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने पहले ही समझ लिया है। हाँ बिल्कुल, आपके पास एक बहुत ही अच्छी दिशा है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, और वह भी दिलचस्प तरीके से डॉक्यूमेंट करना। हम कोशिश करते हैं कि हम अभिनेता बने। एक बार फिर आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, और हम आपके लिए एक ख़ास तोहफा लाए हैं, मंगल ग्रह। यह तो कमाल है। मैंने किताब भी पढ़ ली है। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल अप्रत्याशित। ये आपके पास सोफ़ा में टंगा रहेगा और हमारे प्रोजेक्ट की याद दिलाता रहेगा। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। वे कीमत जानने आए थे, लेकिन एक समझौते के साथ लौटे। 6 महीने बाद बोगदानोविच की पहाड़ी की चोटी पर एक ऐसा गुंबद बनेगा जैसा उरल में पहले कभी नहीं था, और एक टेलीस्कोप लगेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति शनि के छल्ले देख सकेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों से, असल में खुले आसमान के नीचे। उराल का मंगल ग्रह पहले ही सालाना लगभग 80,000 पर्यटकों को आकर्षित करता है, बिना किसी बुनियादी ढांचे के। जब बुनियादी ढांचा बन जाएगा तब क्या होगा, हम ये साथ में जानेंगे।